तो हेलो गाइस, पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ब्लू लॉक के एपिसोड 24 द टाइम हैज़ कम के बारे में, और इस सीजन का लास्ट एपिसोड है। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में रिन वर्ल्ड 5 के अगेंस्ट गोल स्कोर करता है और ये गोल पॉसिबल हो पाया था इसागी और बच्चे के रिएक्शन की वजह से, जिससे रिन ने डिवॉर किया था। और अब तोकी मिस और आर्यू भी उन्हीं कॉम्बिनेशन को ज्वाइन करना चाहते थे और उनके अटैक वर्ल्ड 5 के अगेंस्ट काम कर रहे थे। तो पूरी टीम एम कर रही थी इस मैच को जीतने का, बट ईसाई के अकॉर्डिंग जो गोल अभी स्कोर हुआ था वो उसका नहीं था और वो चाहता नेक्स्ट गोल स्कोर करना। तो गेम रिज्यूम करती है और वर्ल्ड 5 अपना अटैक स्टार्ट कर देते हैं और इसागी जूलियन को मार कर रहा था, पर जूलियन उसे ईजिली पास करता है अपने एक्सप्लोसिव एक्शन की वजह से और सभी डिफेंडर को एक एक करके पास कर रहा था बिना स्लो डाउन हुए। और रेन अपनी फोरसेट की मदद से उसके रूट को फिगर आउट कर लेता है, बट फिर भी उसे नहीं रोक पाता एज जूलियन बहुत ज़्यादा फास्ट था और जूलियन एक गोल करके उनके स्कोर बराबर कर देता है। और वहीं वर्ल्ड 5 अभी से लाइटली ले रहा था और एक प्रकार से उन्हें मॉक कर रहा था, बट उन्हें पता लग गया था कि वर्ल्ड 5 एक्चुअली कौन थे और वो खुद ही सोच रहे थे क्या उनके पास कोई चांस था उनके अगेंस्ट खेलने का। लेकिन अभी भी इस मैच को जीतना चाहते थे, तो अपना काउंटर स्टार्ट करते हैं और जूलियन रिन को मार कर रहा था, बट तभी लियोनार्डो लूना वहाँ पे आके रिन से बॉल स्टील कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग उनकी लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से उनकी विजन टनल हो गई थी। मतलब कि वो बस एक ही पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं और वो बॉल पब्लिक को पास करता है, जो कि बचीरो नाई को आउट स्मार्ट या फिर आउट मैन्यूवर्ड करके एक बैक स्पिन पास हमें देता है। और वहीं आरू ट्राई कर रहा था इस बॉल को लेने की, पर उसकी लंबी रीच के बावजूद डरा सिल्वा इस बॉल को ले लेता है और अब तो की मिस्सू ही गोल को सेव कर सकता था, बट आइडन ब्लेक उसे ईजिली आउट पावर या फिर आउट मसल करके गोल स्कोर कर देता। और सबसे एक बात क्लियर थी कि वर्ल्ड 5 उन्हें हर एक एक्सपेक्ट में बीट कर रहे थे और जो भी उनके वेपन्स थे वो आउट पावर हो रहे थे और जो भी उन्होंने ब्लू लॉक में सीखा था वो काम नहीं कर रहा था। उनके प्रेजेंट लेवल पे वो उन्हें बीट नहीं कर सकते और देखते देखते वर्ल्ड 5 4 गोल स्कोर कर देते हैं। और इससे एक बात क्लियर हो गई थी कि वो कितना दूर थे टॉप लेवल में पहुंचने से, और इस आगे एम कर रहा था उस लेवल पे रीच करने की, बट ट्रेन अभी भी चीज़ों को इस तरह से ऐड नहीं करना चाहता जिस पे लूना भी उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। एज अनलाइक अदर टीममेट वो भी सोच रहा था जीतने के बारे में, लेकिन उसे डिस्करेज करने के लिए वो अपनी इंसिडेंट डबलिंग की मदद से उसे ईजिली पास कर देता है और लास्ट गोल स्कोर करके वर्ल्ड 5 इस मैच को जीत चाहती है। और सब चीज़ से रिन, इसागी और बाकी सब बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड थे, पर वर्ल्ड 5 के अकॉर्डिंग उनके पास कोई चांस नहीं था इस गेम को जीतने का। और ये गेम एक असेसमेंट की तरह थी उनके स्किल्स को टेस्ट करने की, जिसे रिपोर्ट करने वाले थे ईगो को, लेकिन फिर भी उनकी टीम थर्ड सिलेक्शन के फर्स्ट असाइनमेंट को हार गई थी। और इसके बाद हम देखते हैं ईगो और जेएफए मेंबर्स की मीटिंग को, जहाँ पे जेएफए के मेंबर्स बहुत सा गुस्सा ईगो से, एज ईगो बहुत सा पैसा यूज़ कर रहा था वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को पे करने के लिए, और यहाँ तक कि उन्हें हर गोल पे बोनस भी दे रहा था। और उनके अकॉर्डिंग ये बस वेस्टेज थी पैसों की, लेकिन ईगो के अकॉर्डिंग वो प्लेयर्स को रियल वर्ल्ड का टेस्ट दे रहा था और वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो लोग इस बात को समझेंगे कि ड्रीम करने का मतलब क्या था, एज वो ऑलरेडी सीख चुके थे गिव अप करना। लेकिन स्टिल जेएफए के अकॉर्डिंग उन्हें पेरेंट्स से कंप्लेंट आ रही थी और इस प्रोजेक्ट का कोई क्लियर एम नहीं था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्लॉक प्रोजेक्ट ने अभी तक कोई विजुअल रिजल्ट को शो नहीं किया था और इन सब वजह से वो सोच रहे थे इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने की।
और इस पर ईगो क्या था कि उन्हें शो करेगा इनके रिजल्ट्स को और एक बड़ा मैच प्रपोज करता है। एज उसके अकॉर्डिंग अब टाइम हो गया था ब्लू लॉक का जापान को चेंज करने का, और वहीं इसागी और बाकी सब रेस्टिंग रूम में थे और उन सबको लगा था कि ब्लू लॉक में आके वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, बट वो बहुत कुछ लैक कर रहे थे। और जो उनका मैच हुआ था वर्ल्ड 5 के अगेंस्ट में, उसमें एक बात क्लियर हो गई थी कि जो पूरी चीज़ थी वर्ल्ड में बेस्ट बनने की वो बहुत रियलिस्टिक थी और वो उसे अप्रोच कर सकते हैं। और उन्हें लग रहा था कि इसी फीलिंग को अचीव करने के लिए ये मैच कराया गया था, बट ट्रेन बिल्कुल अलग था। एज बस वही सोच रहा था इस मैच को जीतने की और वर्ल्ड 5 को एक्चुअली बीट करने की, जबकि सागी इस मैच से ओवरवेल्म हो गया था और मैच के बीच में वो बस अपने आप को टेस्ट करना चाहता बेटर प्लेयर्स के अगेंस्ट में, और वो बहुत ज़्यादा खुश था उन प्लेयर्स के साथ खेल के जिन्हें एडमायर करता था। तो वो इसे एक्सेप्ट कर चुका था कि वो इस पॉइंट पे बस इतना ही कर सकता है, मतलब कि जो वर्ल्ड स्टेज था उन प्लेयर्स को अभी भी एडमायर करता है, जबकि रेन बिल्कुल अलग था। एज जो वर्ल्ड स्टेज के प्लेयर्स थे वो उन्हें इक्वल मानता है और उन्हें डिफीट करना चाहता, और इसलिए जो हारी थी उसके वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। और रेन के पास वो चीज़ थी जिससे वर्ल्ड का बेस्ट बन सकता है, बट इसागी उसे देखेगा और उसे सरपास करेगा खुद वर्ल्ड का बेस्ट बनने के लिए। और इस सब के बाद हम देखते हैं रेन को उन सबको इंग्लिश में ट्यूटर करते हुए, एज उनके अकॉर्डिंग इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी वर्ल्ड स्टेज के लिए। बट इस सबसे रेन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और तभी अनाउंसमेंट होती है कि सेकंड सिलेक्शन फाइनली कंक्लूड हो गया था और जितने प्लेयर्स पास हुए थे उन सबको कहा गया था सेंट्रल एरिया में आने के लिए। तो 7 टीम के 35 प्लेयर्स थर्ड सिलेक्शन में आए थे, मतलब कि जो 300 प्लेयर स्टार्टिंग में थे उनमें से 265 प्लेयर्स एलिमिनेट हो गए थे। और इस आगे सोच रहा था टीम जेड के प्लेयर्स के बारे में कि इतना स्ट्रॉन्ग या फिर इवॉल्व हो चुके होंगे, और बचीर और इसागी दोनों एक्साइटेड थे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को मिलने के लिए। और जो सेंट्रल एरिया था वहाँ पे टीम एंटर करने वाली थी उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में उन्होंने सेशन पास की थी। तो फर्स्ट टीम जो वहाँ पे एंटर करती थी वो थी रेन, आर्यो, तो कि मिसू, बचीर और इसागी की। और उन्हें एक बात बताती कि जो प्लेयर्स वहाँ पे आएंगे वो ऑब्वियसली वीक नहीं होंगे, एज वो भी 2 स्टेज कंप्लीट करके आएंगे और ये मैटर नहीं करता वो किस प्रकार से आए थे। लेकिन जो लोग वहाँ पे नहीं आ पाए थे उनके पास कोई राइट नहीं था वर्ल्ड में बेस्ट बनने का, और चाहे जो भी आउटकम हो उन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, एज वो लोग ब्लू लॉक में थे। और जो सेकंड टीम वहाँ पे आई थी वो थी नागी, बारो, चिगरी, सुरागी और कियोरा की। और इसागी बहुत ज़्यादा खुश था उन्हें वापस देखे, बट लोग अभी भी रिवेंज चाहते थे उससे अगेंस्ट मैच खेल के। और जो थर्ड टीम थी उसमें सभी नए प्लेयर्स थे जिसे हमने अभी तक वहाँ पे नहीं देखा था, और इसमें प्लेयर्स थे ओतागा आइता, हिमुजा आइकी, युकिमिया कांगू, यूजू हारुहिको और क्रासु तोबिता। और जो फोर्थ टीम थी उसमें भी सभी नए प्लेयर्स थे जैसे कि इदोजी अकीरा, तुनागी ताइगा, हाइजा शिजुका, हिरागी राइजी और नाइजीरो नानासे, और ये सभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। और फिफ्थ टीम थी निको, इशिकुरी युकियो, हियोरी यो और सारामाडारा कायरू, और उनका फिफ्थ प्लेयर था वो भी मिसिंग था निशियोका हाजिमे, एज वो इंजर्ड हो गया था जो वर्ल्ड 5 के अगेंस्ट मैच हुआ था उसमें। तो ये बात क्लियर थी कि सभी टीमों ने वर्ल्ड 5 को फेस किया था, और इसागी बहुत ज़्यादा खुश था निको को देख के, एज उसके साथ खेलना चाहता और निको भी उसे क्रश करना चाहता। और 6 टीम थी राइची, गिन, वानिमा जोइंची, तेंचा शिनगन और शिगमा क्योहिकी। और बिचिर और इसागी दोनों खुश थे राइची और गिन को देख के, और चिगरी बहुत ज़्यादा सरप्राइज था बिग प्रो वानिमा को बात करते हुए देख के। और बस एक टीम बची हुई थी और री और कुनी कामी अभी तक वहाँ पे नहीं आए थे। तो इसाई को लग रहा था कि दोनों लास्ट टीम में आएंगे,
बट जो लास्ट टीम थी वो थी इगागुरी, सकुरा तासु, करुणा रेंजे, रियो और शिदो रियोसी की। और लास्ट टीम के मेंबर्स को देख के इसागी और चिगरी बहुत ज़्यादा स्टन थे, एस कुनिगामी वहाँ पे नहीं था और वो पूछते रियो से कुनिगामी के बारे में और वो उन्हें बताता कि वो एलिमिनेट हो गया था एज वो मैच को हार गए थे और ओपोनेंट ने उसे चूज़ किया था और उसके अकॉर्डिंग कुनिगामी ऐसा पर्सन नहीं था जो वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बन सके। बट इसागी अभी भी इस पे विश्वास नहीं कर पा रहा था एज उसके अकॉर्डिंग कुनिगामी ऐसा पर्सन नहीं था जो चीज़ें इतनी जल्दी एंड होने दें। बट तभी शिदो रियोसी वहाँ पे आता और उन्हें बताता कि वो वही पर्सन था जिसने कुनिगामी को एलिमिनेट किया था और उसके अकॉर्डिंग भले ही कुनिगामी के पास एक अच्छा फिजिक हो और उसका प्ले स्टाइल बहुत ज़्यादा प्योर और अच्छा हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती फील्ड पे कि आप अच्छे पर्सन हो या फिर नहीं। और उसके अकॉर्डिंग कुनिगामी ट्रैश था और से कंपेयर करता है स्लाइम से एज उसके अगेंस्ट खेल के वो लेवल अप नहीं कर पाया था और इस पे इसागी उसे चुप रहने को क्या था, ऐसे कोई आइडिया नहीं था कि कुनिगामी कैसा आदमी था। बट शिदो को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो ट्राई करता है उसे अटैक करने का, बट चिगरी ईसाई को बचा देता है और बस चिराई वहाँ पे आ जाता है और वो शिदो पे गुस्सा था और चीज़ें वहीं पे एंड करना चाहता और उनके बीच में फाइट होने वाली थी। बट तभी ईगो ने क्या था शांत रहने के लिए और उन्हें बताता है कि उनके पास कोई टाइम नहीं था उन लोगों की चिंता करने का जो वहाँ पे नहीं आ पाए थे और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अभी तक बहुत अच्छा काम किया था और जो उनकी हार हुई थी वर्ल्ड 5 के हाथों से वो उनके लिए एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस था और इस मैच का पर्पस वो उन्हें बाद में बताएगा। बट अभी के लिए बहुत कुछ हो गया था जिसकी वजह से उसके प्लान्स चेंज हो गए थे और वो उन्हें बताता है कि JFK ब्लू लॉक को शट डाउन करना चाहते हैं और इस पे ईगो ने उन्हें चैलेंज कर दिया था और इस सब की वजह से जो नेक्स्ट सिलेक्शन 3 वीक्स में होने वाली थी उस पे लोग का फ्यूचर डिपेंड करता है। और इस सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा स्पेशल मैच होगा जापान के अंडर 20 और ब्लू लॉक 11 के बीच में। और अगर ब्लू लॉक 11 इस मैच को जीत चाहती है तो जापान अंडर 20 को हाईजैक कर देंगे, मतलब कि वो लोग उनके मेंबर्स को रिप्लेस कर देंगे। और क्योंकि ब्लू लॉक में सभी हाई स्कूलर्स थे और सभी फॉरवर्ड्स यानी कि स्ट्राइकर्स थे तो JFK इस मैच के लिए तुरंत एग्री कर लेता है और JFK इस मैच को यूज़ करके ब्लू प्लेयर को कैंसिल करने के साथ साथ इसके बस का यूज़ करके बहुत सा पैसा कमाना चाहता और अगर ब्लू लॉक इस मैच को हार जाता तो लाफिंग स्टॉक बन जाएगी और उनका नेम जापान सॉकर हिस्ट्री में जाएगा एक टैलेंट को ट्रेन करने के फेल्ड अटैम्प्ट के रूप में। और यू के अकॉर्डिंग अभी के लिए वो इतने ज़्यादा सही थे कि जापान सॉकर को ओवरथ्रो कर सकते हैं और ये मैच एक ऑल आउट गेम होने वाली थी एज JFK ने टीम में एक और पर्सन को डाल दिया था और वो था इतोशी साए और ये नाम सुन के अब रिन भी इसमें इंटरेस्टेड था एज अपने भाई को क्रश करना चाहता है और यू के अकॉर्डिंग उन्हें इस मैच में अपना सब कुछ लगाना पड़ेगा। और 35 प्लेयर्स वहाँ पे थे, उन्हें अपने ईगो डिस्कवर कर दिया था और वेपन और केमिकल रिएक्शन को भी मास्टर कर चुके थे और उन लोगों को पता था वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स के लेवल का भी। तो जो जापान अंडर 20 थे वहाँ पे स्पॉट लेना उनके लिए कोई ड्रीम नहीं था, ये एक रियलिटी थी जिसे रीच आउट करके ग्रैब कर सकते हैं और ये ब्लू लॉक एक नया इपोज क्रिएट कर सकता है, मतलब कि एक नया युग बना सकता है जापान सॉकर के लिए। और इसके बाद कृतवान देखते हैं इसागी को जो पहले मानता था कि सॉकर एक टीम स्पोर्ट था जहां सभी प्लेयर्स एक बन के खेलते हैं, बट अब उसे पता था कि जो भी आदमी सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करता है वही ग्रेटेस्ट होता है और सॉकर स्ट्राइकर एग्जिस्ट करता है और स्ट्राइकर को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है उसके अपने गोल से और उसी मोमेंट के लिए वो जीता है। और इसागी भी किसी और के ड्रीम के लिए फाइट नहीं कर रहा था, ये उसका खुद का ड्रीम था
और से खुद की फाइट थी और वो बहुत ज़्यादा ग्लैड था उन लोगों के लिए जिस साथ में उसने फ़ाइट की थी और जिनके अलॉन्ग साइड उसने फ़ाइट की थी और इसीलिए वो निकॉस पे चढ़ के लेवल पे जा सकता है। और सेम टाइम पे हम देखते कुनी कामी को जो ब्लू लॉक से बाहर जा रहा था और इसागी अभी तक एक नोबॉडी और कंप्लीट अननोन पर्सन था। बट अगर वो नेक्स्ट मैच को जीत चाहते हैं तो जापान अंडर 20 में जा सकते हैं और एक गेम के साथ ही उनकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। और वहाँ पे आए थे जीतने के लिए और ब्लू लॉक को ऐसे एंड नहीं होने देंगे और वो अपने गोल के थ्रू वर्ल्ड को चेंज कर देगा और वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बन जाएगा। और इसके साथ ही सीज़न 1 यहाँ पे एंड हो जाता है। तो आज का रोड काफ़ी सही था और हम देखते हैं वर्ल्ड 5 को जो डिफरेंट टीम को बहुत ज़्यादा ईजिली बीट कर रहे थे और ये मैचेस हो रहे थे उनके स्किल्स असेस करने के लिए। बट फिर भी रेन इस मैच को जीतना चाहता, वहीं इसागी और बाकी प्लेयर्स हार मान के अपनी स्किल टेस्ट करना चाहते और इसागी अपनी इसी सोच को भी चेंज करना चाहता। और इससे थोड़ा पता चलता है कि ब्लू लॉक से 300 मैच से 260 प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके थे, ओवर 35 प्लेयर्स रहे थे और इनमें भी हम बहुत से प्लेयर्स को पहली बार देखते हैं और हमें पता चलता है ब्लू लॉक और अंडर 20 के मैच के बारे में। और अगर ब्लू लॉक इस मैच को जीत चाहते हैं तो जापान को रिप्रेजेंट करेंगे, बट अगर वो हार जाते हैं तो उन्हें बंद होना पड़ेगा। और अब पूरी बात है सीज़न की तो बहुत ज़्यादा सही था। और देखते इसाई की जर्नी कैसे अपने आप को चेंज कर रहा था वर्ल्ड का बेस्ट बनने के लिए। बट इस एनिमे की एक बात अच्छी थी कि और कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा फोकस करता है अनलाइक अदर एनिमेज और इसीलिए ये इसे सबसे अलग बनाता है। और साथ में जो सीज़न 2 था उसे अनाउंस कर दिया गया है और इस स्पिन ऑफ मांगा थी एपिसोड नागी उसे एक मूवी मिलने वाली है। तो आपका क्या ख्याल था इस एनिमे के बारे में आप वो कमेंट कर सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं किसी और एनिमे में, तब के लिए बाय सनारा। फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।